All right, well, the people of Ladakh took to the streets in hopes of getting statehood via violence. The protesters also demanded for constitutional protections. The demands also include employment and ownership of land, demanding similar benefits enjoyed by tribal communities in the northeastern states and in many aspects, even by the former state of Jammu and Kashmir under Article 370. Meanwhile, the talks are being fast-tracked to restore peace in the region, and the centre sent a special envoy to Ladakh to conduct talks. Along with that, the authorities have also detained Sonam Wangchuk after blaming him for the protests that were held in Ladakh. My colleague Ajay Jandyal has interviewed the Lieutenant Governor of Ladakh, Kavinder Gupta. Listen in. लद्दाख में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। दरअसल 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से लद्दाख प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू लगा दिया था ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह का और कोई बवाल ना हो। 24 तारीख को ही हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 90 लोग जो है वो घायल हुए थे, जिनमें लगभग 30 के करीब जो है वो सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। अब किस तरह की स्थिति बनी हुई है और आखिरकार क्या वजहें हुई जिसके कारण लद्दाख में पीसफुल माना जाने वाला लद्दाख जो है एकदम हिंसा में तब्दील हो गया। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं कविंद्र गुप्ता जी, उपराज्यपाल लद्दाख। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार लद्दाख जो कि पीसफुल माना जाता है, क्या वजह हुई शांत माना जाने वाला लद्दाख अचानक से हिंसा में तब्दील हो गया? क्या समझते हैं इसके पीछे की वजहें क्या हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी प्रकार से समय समय पर जो मांगे उठती हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई सामाजिक संस्था हो या कोई दूसरे लोग हों, वो अपनी बात तरीके से रख सकते हैं। पिछले 15 दिनों से आपको पता है जो धरना लद्दाख में चल रहा था, जो भूख हड़ताल चल रही थी, वो एक तरीके से वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रवोक करने का प्रयास किया। जो 24 तारीख का वाक़या है, उसमें सुबह ही जब हमने डिप्लॉयमेंट की थी, जब लद्दाख ये बंद का आह्वान हुआ था, तो उस डिप्लॉयमेंट में जो पुलिसकर्मी थे केवल लाठियां लेकर के ही वहाँ पर बैठे थे। लेकिन एक हजूम आता है, वो जाकर के धरना वाले स्थान पे जाता है और जब बाहर निकलता है तो एकदम से आग लगाने का काम, गाड़ियों को आग लगाने का काम, और उसके बाद जो उस गाड़ी में रिजर्व जो सीआरपीएफ के जवान भी बैठे थे उनको आग लगाने का प्रयास किया गया। हथियारों को भी छीनने का प्रयास किया गया। उसी के परिणाम स्वरूप बड़े संयम से जो सुरक्षा बलों ने काम लिया है, पर मुझे लगता है कि अगर संयम से काम ना लिया होता तो बहुत सी यहाँ पर कैजुअलिटीज़ होती। उसमें जब भाग दौड़ में या दूसरी चीज़ों में कुछ 90 लोग घायल हुए हैं, तो उसके बाद कल की जो आंकड़ा है उसमें 19 लोग ही वहाँ पर रह गए थे। मुझे लगता है कि जल्दी उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लद्दाख प्रशासन तो काम कर रहा था कि लोगों को फ़ायदा मिल सके, जो तब्दीलियां होनी चाहिए वो हो सके, मगर एक बड़ी चीज़ जो देखने को मिली इस प्रदर्शन में वो ये है कि लद्दाख हिंसा के वक्त जो लोग घायल हुए हैं उसमें कई नेपाली शामिल हैं, कई जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। आखिरकार ये लोग वहाँ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो कोई लद्दाख के प्रदर्शन से लेना देना नहीं था। तो ऐसे में ये लोग जो हैं उस प्रदर्शन का, उस हिंसा का हिस्सा कैसे बने? क्या इसको लेकर जाँच होगी? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जब इस प्रकार से हादसा होता है तो उसमें कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, इन चीज़ों का पता लगाना जरूरी है। प्रशासन उस पर काम कर रहा है। जांच तो होगी, मगर एक चीज़ इसमें और देखी गई है कि ये जो लद्दाख का प्रदर्शन था वो कोई आम प्रदर्शन नहीं था, क्योंकि जो हिंसा जब हुई उस वक्त कई तस्वीरें, कई वीडियोस ऐसे सामने आए जिसमें देखा गया कि उसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेता हाथों में पत्थर, डंडे लिए जो है वो प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, हिंसा में शामिल हुए। क्या इस चीज़ को लेकर भी जांच होगी कि क्या ये एक कॉन्स्पिरेसी थी यहाँ पर हिंसा भड़काने के लिए? देखिए, सीसीटीवी की फुटेज के माध्यम से और उन सोशल मीडिया में जो उन्होंने कहा था वो अपने आप में एक अच्छा सबूत है, अच्छा प्रूफ है। तो उस पर काम किया भी जा रहा है। कुछ लोगों को हमने इस कार्रवाई के लिए पकड़ा भी है। तो हालात यहाँ पर ख़राब ना हो
तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। 163 एहतियातन तौर पर लगाई गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो जल्द ही हालात सामान्य हों, क्योंकि लद्दाख एक स्ट्रेटजिक स्टेट है। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना हमारे सभी बॉर्डर पर बैठा है। पहले कभी इस प्रकार का वाकया हुआ नहीं, तो आगे से भी ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने भी पहले से ही बातचीत के लिए रास्ते खोल रखे थे, 6 तारीख उसके लिए तय थी। उसके बावजूद भी कहा गया अगर कोई बात करना चाहता है तो आ सकता है। तो मुझे लगता है कि मिल बैठ करके जो एपेक्स बॉडी है, KDA है या हाई पावर कमेटी है, आने वाले दिनों में बैठने वाली है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये स्थानीय जो सामाजिक संस्थाएं हैं, रिलीजियस संस्थाएं हैं या जिम्मेवार लोग हैं, उनसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की बेहतरी के लिए आप सबको अपना रोल अदा करना होगा, शांति व्यवस्था को कायम करना होगा। चुनौतियां आपके लिए काफ़ी होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ आपको तरक्की को सुनिश्चित करना है, तो दूसरी तरफ राजनीति जो यहाँ पे है उसको भी टैकल करना है। एक चीज़ और देखने को मिली, एक एक्टिविस्ट कहे जाते हैं सोनम वांगचुक, जो लंबे समय से अलग अलग विषयों को लेकर प्रदर्शन करते रहे और काफ़ी उनकी पकड़ लद्दाख में मानी जाती है। मगर अचानक एक चीज़ देखने को मिली है कि जो उनकी NGOs हैं उसमें करोड़ों रुपए आए हैं विदेशों से, और कई पैसा जो है उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। उनके कई अकाउंट जो हैं वो माना जा रहा है कि वो शायद उन्होंने साझा भी नहीं किए थे, जो उनकी NGOs के खिलाफ जांच चल रही थी। तो क्या लगता है सोनम वांगचुक का इसमें क्या रोल रहा, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जो कि लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को, तो लग रहा है इसमें उनका भी कोई रोल हो सकता है, उस चीज़ को लेकर भी जाँच होगी। देखिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, और मुझे लगता है कि देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक चीज़ समझना चाहूँगा, लद्दाख एक लंबे समय से मांग कर रहा था कि उन्हें एक उनके जो फंड्स हैं वो इसका इस्तेमाल जो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब मिलता था, तो उनको उनका जो ड्यू शेयर नहीं मिल पाता था, इसके लिए वो चाहते थे कि उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और जब सरकार ने ये फैसला लिया और जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख अलग बना। मगर उसमें देखा गया कि जब यूटी बना उसके बाद सोनम वांगचुक जो थे उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया केंद्र सरकार का कि उन्हें उनका हक मिल गया है। फिर अचानक से ये स्टेटहुड का मुद्दा कहाँ से गरमाया, कैसे इनको जो है एक इनकी मांग उठने लगी कि 6 शेड्यूल जो है वो भी होना चाहिए, ये कहाँ से चीज़ें निकली, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, लद्दाख में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर जब ये राज्य हुआ करता था 250 करोड़ का बजट था, आज वो 6400 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। विकास में कोई कमी नहीं है। दूर दराज के मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में इतना, चाहे वो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दूसरी चीज़ें हो या हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, एक एक घर तक सड़क पहुंचाई गई है, ऐसा प्रयास किया गया है। लेकिन जब एजेंडा ये कुछ और होता है तो उसी प्रकार से वो लोग अपनी कार्रवाई करते हैं, जो कि एंटी नेशनल है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और हम ऐसे तत्वों पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और उनको बर्दाश्त नहीं किया। ये थे उपराज्यपाल लद्दाख कविंद्र गुप्ता, जिन्होंने बेबाक तरीके से बताया कि आखिरकार हिंसा भड़की, कैसे भड़की, कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, क्या अब जो प्रशासन है, लद्दाख प्रशासन, वो करने वाला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने वाला है कि किसी भी तरीके से जो लोग भी इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो, बड़ा नाम हो या फिर कोई बाहरी ताकतें, उन सब पर कार्रवाइयाँ होंगी और कानून अपना काम करेगा। अब शांति अभी तक जो पिछले 3 दिनों में देखी गई है, हिंसा के बाद अभी तक शांति बरकरार है। कल उनके शव जो थे, जो लोग मारे गए, उन्हें वापस उनके परिवारों को सौंप दिया गया है, मगर अभी भी कर्फ्यू और रिस्ट्रिक्शन जारी हैं, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कोई और ऐसे लोग जो हालात को ख़राब करना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह की कामयाबी ना मिले। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।